कॉन्टिनेंट, उसमें फ्रंट पेज पे इंडेक्स दे रखा है। इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में फिजिकल और पॉलिटिकल मैप है, उन दोनों को सही से पहले रीड करो, उसके बाद देखो। ठीक है, जैसे मान लिया एशिया है, तो एशिया का नॉर्दर्न पार्ट क्या है, भाई प्लीज साइलेंट हो जाओ। एशिया के नॉर्दर्न में क्या है, सदर्न में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या आता है, नीचे आता है, ईस्टर्न पार्ट पैसिफिक ओशियन और वेस्टर्न पार्ट किसमें, इंडियन ओशियन में। फिर ऊपर पहुंच के ऊपर आर्कटिक ओशियन है एशिया के, नीचे क्या इंडियन ओशियन, और ईस्ट में क्या पैसिफिक, और वेस्टर्न पार्ट में यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड रेड सी, वो सेपरेट करते हैं अलग अलग। तो उससे आपको पहले लोकेशन तो क्लियर करो। अब एटलस है नहीं, तो तुम पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, हद होगी। अच्छा हाँ, नहीं उससे बढ़िया रहेगा आप, अच्छा ना, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे अगर। और एक और काम करना, जो मैप आता है ना वो ₹1 वाला, उसे वो ले लो, उसे भरो। एक नहीं, इंडिया नहीं, एशिया, एशिया अलग लो। अब इसी से ही एक क्वेश्चन आया था, ये ना 4 देश है, म्यांमार अलग है, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम है। 4, इनमें से एक ही कंट्री ऐसा है जो लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड मतलब जिसके चारों तरफ क्या है, जमीन है। बाकी साउथ ईस्ट एशिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो पानी को ना टच करता हो, सभी करते, सिर्फ लाओस को छोड़कर। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलें तो कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है। सेंट्रल एशिया में ये यूएसएसआर था, ये अलग हो गए थे पहले, 3 कंट्री अलग हुए थे, बाल्टिक हैं, और 12 अलग हो गए थे CIS। हाँ एवरी साहब, मैं सैटरडे में जाऊँगा आपके पास, मेरी अभी क्लासेस हैं, तो आप एक बार सैटरडे में मैं बात कर लूँ उससे, 1000 का एरिया कब तक फ्री रहती है। हाँ ठीक है, जो अच्छा रिसेप्शन से जो लड़की बैठती है उससे बात कर लूँ या अंदर जाकर? ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, हाँ नहीं वही बात है, सही बात है, ये कह सकते हैं। चलो बेटा, इसमें हमारे एक थोड़ा सा पार्ट हो रह गया, फैमिली कोर्ट रह गई एक, तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट रह गया, और एक जो क्रिमिनल कोर्ट थे, तो इसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जुडिशरी पढ़ के ना थोड़े पक्ष के बीच में कभी क्लास है ना, तब पढ़ा, ठीक है ना। अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा, अगर चाहो तो अभी पढ़ लो। अरे बीच में थोड़ा, क्योंकि इसे पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गए। हाँ बेटा, सर उसमें पहले तो बोला था कि क्वालिटी का होगा, अच्छा वो PDF भेजने के देखा था, सब्जेक्ट क्वालिटी होगी, अच्छा उसमें 4 भी जाती है। अब क्या क्या है उसमें, क्वालिटी सभी का, तो सभी का ज़्यादा बढ़िया है। देखो सबसे पहले जो टेस्ट है ना, टेस्ट का पर्पज क्या होता है बताओ, किस लिए आता है टेस्ट? टेस्ट का पर्पज वो नहीं है कि टेस्ट वो ही एग्जाम में बिल्कुल ऐसा आएगा, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में बिल्कुल 4 ऑप्शन है, क्या पता हमारे एक ऑप्शन काम आ जाए। ठीक है, क्या जैसे हम एग्जाम देने गए, मान लिया 4 ऑप्शन है, तो हमारे एग्जाम में हमें एक ऑप्शन मिल गया। जैसे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं, तो प्रैक्टिस सेट खरीदने कोई बेनिफिट है? कुछ भी नहीं। सुनने प्रैक्टिस सेट में से कभी कुछ नहीं, अरे बोलो मत यार, तो प्रैक्टिस सेट में से कभी कुछ नहीं आता। और प्रैक्टिस सेट बनाने वाला कौन होगा? एक नॉर्मली वही बना के दे देगा, जिसे हिस्ट्री का भी पता नहीं होगा, उसने कॉपी पेस्ट करा और लिख दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम लिख रखा था, जबकि इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के पिता के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि होगा जरूर, और उसे लिख दिया, पता नहीं गधे ने कहाँ से लिख दिया। तो कोई तरीका उसने क्या बोला, और कई बार हम देते भी हैं। टेस्ट देते आप लोग, टेस्ट देखा एकदम से तुरंत पैसर में आके बोला बहुत हार्ड टेस्ट है, कई बार वो बहुत इजी एकदम से बोला आपकी बार एग्जाम क्लियर,
तो उससे कभी भी अपनी योग्यता को मत मेजरमेंट करो, नॉलेज रखो बस अपने आप। वैसे ना वेपन्स होते हैं, हर हथियार का अपना अलग इस्तेमाल है, तो ये वेपन्स टूल है हमारे, इन्हें इकट्ठा करो बढ़िया से, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ो। पेपर इतना हार्ड नहीं आता, और पेपर कितना भी हार्ड आ जाए उसमें इतने क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ऐसे बनाता जिससे सभी बच्चे कर सकें। मेन चीज बस एक गलती है, जो सबको आता है वो हमारा गलत ना हो। आप एग्जाम में एक चीज ध्यान रखकर पढ़ो कि गलती ना हो, बस हमसे जो पढ़ो सही पढ़ो, अगर गलती होगी तो दिक्कत है। जो सबको आता है वो हमारा गलत ना हो। टेस्ट तो मतलब टेस्ट देने थोड़ा सा चीजें, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ट्रेंड कैसा चल रहा है। ट्रेंड मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इस जो टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो है। तो टेस्ट से थोड़ा फायदा रहता है। बाकी कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट सीरीज के सारे एग्जाम भी क्लियर कर देते हैं, उसका थोड़ा स्टफ अलग है, वो रियलिस्ट है, वो सभी के साथ नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। प्रीलिम टेस्ट हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, हमारे दौर की बात है, हमारे टाइम में जिसे जॉब करते थे बहुत सारे लोग, मई में एग्जाम होता था, मई के सेकंड वीक, तो वो मार्च में आए बस, या अप्रैल में, ठीक है, बस अप्रैल में उन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी, अपने नोट्स निकाले, फटाफट प्रीलिम एग्जाम पास करा। अक्टूबर में तब क्या होता था, हमारा मेंस होता था और रिजल्ट आता था अगस्त में, तो 40 दिन का टाइम मिलता था। इसी बीच वो प्रीलिम एग्जाम देके अपनी जॉब पे चले गए और वापस फिर आए, जब जिस दिन प्रीलिम का क्या आया था, रिजल्ट आया, और तैयारी करी और एग्जाम पास। ये तब की बात है जब सब्जेक्ट 2 थे, ऑप्शनल 2 थे, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बेटे देखो, हाँ बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं, कुछ लोग आईएएस की जॉब भी छोड़ देते हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं आईएएस की जॉब। ये तो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है। तो किसी को यूपी पुलिस के सिपाही में भी संतुष्टि है और कोई आईएएस बन के भी संतुष्ट नहीं है, और जो जितना कम एज में आईएएस बनेगा उतना उसका ज्यादा बढ़िया, वो सचिव बनना निश्चित है। सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी का पद आ जाता है, मतलब एक क्रीम है वो, उसके सामने आईएएस क्या है, बच्चा है। बिल्कुल, अगर आप 23 ईयर आप जल्दी आईएएस बनेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा जल्दी से, लेकिन पहले ऑप्शनल भी पढ़ो। एक सच ये भी है, ऑप्शनल भी पढ़ना जरूरी है, मतलब मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। अगर एक सही तैयारी ये है, अब आप जाके देखना, अभी मैं परसों गया था, सुब्रा राजन का नाम सुना है किसी ने? सुब्रा राजन, जिनके यहाँ से टीना डाबी पड़ी हुई थी, टॉपर जो थी, सुब्रा राजन पहले वाजीराव में टीचर थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैं मंडे में, अभी परसों ट्यूसडे में गया था, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो कम से कम 500 बच्चे होंगे ऑप्शनल वाले जो थे, तो बेवकूफ़ थोड़ी है वो 500 पहले ऑप्शनल की तैयारी करती है। सर ये रहता है कि दिसंबर तक ऑप्शनल नहीं बढ़ते और 4 सब्जेक्ट मेन जो हमारे जो प्रीलिम्स का वो नहीं बढ़ते हैं। एक स्ट्रेटजी है, इसके तहत पढ़ा जाएगा। अच्छा पढ़ो अच्छे से। मेंस कम वो तो नॉर्मली चीज पूछेगा, ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो कोई लेटेस्ट केस, लेटेस्ट जो है कोई मुकदमा हो केस वाला, मतलब लेटेस्ट, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स में करंट इकोनॉमी ज्यादा आती है, करंट इकोनॉमी का पूछेगा मेन क्वेश्चन, करंट ही इकोनॉमी ज्यादा पूछा जाता है। ऐसी जुडिशरी के कुछ टॉपिक हैं जिसमें करंट वाला पार्ट ज्यादा पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटे पार्लियामेंट या पार्लियामेंट, संसद।
क्या था बेटे? संसद। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? आर्टिकल 79 क्या कहता है? द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? चलो मैं एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दूं। 4 ऑप्शन है। पहला लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सही है? दूसरा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तीसरा राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। कैसे? ये क्यों बताया आपने से? सर वो जो राष्ट्रपति जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ वो है ना इंडिया है, तो प्रेसिडेंस मिलेगी ना उसे। अच्छा, फिर लोकसभा को सबसे बाद मिलेगी? राज्यसभा उस सदन है। हाँ, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा। ये है रीजन। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ये है। सर तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले तो उन्होंने प्रेसिडेंट को पहले इसलिए तो रखा है क्योंकि वो बिल्कुल, उसने कहा एक बात हो गई है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग है, पार्ट ऑफ बॉडी। राष्ट्रपति के बगैर कोई भी बिल वो एक्ट नहीं बन सकता। ये रीजन। हाँ लिखो बेटे, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या बेटे? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट, हाँ बेटा, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा बेटे लोकसभा। एक प्रेसिडेंट हो गया, ये राज्यसभा और ये लोकसभा। ये 52, ये आर्टिकल 80 और ये आर्टिकल 81। ठीक है। अगर वो ऐसा पूछता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल रहते हैं, तो आर्टिकल 79 में क्या बेटे? पार्लियामेंट है, और फिर 80 में क्या है? राज्यसभा, और 81 में क्या बेटे? लोकसभा। और संसद का अभिन्न अंग किसे कहा गया बेटे? वो राष्ट्रपति को कहा गया। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल वो एक्ट कब बनता है? जब एसेंट हो गया उसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों क्या करते हैं? इसीलिए तो संसद का अभिन्न अंग किसे कहा गया बेटे? प्रेसिडेंट को कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया कि वो भारत का नागरिक है, पहला नागरिक, बल्कि उसके पास क्या है? पावर है, इसलिए। क्लियर? अब इसमें हमारा ये मेनली किसका हिस्सा है? पार्लियामेंट तो किसका हिस्सा है बेटे? पार्लियामेंट है विधायी का, जिसे क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। और बाकी राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? एग्जीक्यूटिव। लोकसभा, लोकसभा भी किसमें आता है? लोकसभा प्रधानमंत्री आता है, तो प्रधानमंत्री किसका हिस्सा है? वो भी एग्जीक्यूटिव का। पीएम, पीएम किसका हिस्सा बेटे? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। 3 चीज तो हमारे यहाँ, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, एक विधायिका। विधायिका मतलब अब लॉ मेकर किसे कहते हैं? लॉ मेकर, कानून बनाने वाले। लॉ मेकर किसे कहते हैं? पार्लियामेंट को। हाँ वही ऐसे जो है पार्लियामेंट ही तो है वो। विधायिका कौन है? संसद कानून बनाती है, उसे लागू कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगी,
कार्यपालिका और उसकी देखरेख कौन करेगा? न्यायपालिका और उसे आम जनता तक कौन पहुंचाएगा? वो है मीडिया। तो 4 पिलर हो गए ना, न्यायपालिका, और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा संविधान घूमता। ठीक है, अब हमें इसमें से सबसे पहले ये टॉपिक वाइज लेंगे। सबसे पहले लोकसभा। लोकसभा, अब एक प्रश्न दिया मैंने, भाई प्रश्न से ज्यादा समझ आता है या पहले लिखाया करूं? क्वेश्चन से समझ आता है चीजें। नहीं मतलब ठीक है, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर है, बहुत ज्यादा है। ये तो बाबा कैसे हो? बोला जैसे आप छोड़ गए थे। अब करना पता नहीं क्या छोड़ गए थे, अब ये डिप्लोमेटिक आंसर है। ये तो चाणक्य को फेल कर रहे हो तुम तो। सुना चाणक्य? कौन था? मैंने पूछा कौन था चाणक्य? चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर या प्रधानमंत्री? और चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। हाँ, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स राज्य के कितने अंग हैं? ये तो प्रश्न आया था अभी, जो सीडीएस को देखा है। ये तो किसी को भी आ सकता है, यूपीएससी। अरे मैं बता तो रहा हूं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स राज्य के कितने अंग हैं? 7। कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, किला, सेना और कोष। और एक और पूछा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहला विदेशी आया था कौन? मैगस्थनीज, पहला विदेशी आया। और अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज सोसाइटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? ये प्रश्न है। ये 2 मेन प्रश्न। ऑप्शन सेम यही 7 थे। पहला था दार्शनिक, फिलोसफर। दूसरा किसान, फार्मर। तीसरा था बेटे वॉरियर, योद्धा। चौथा काउंसिलर, काउंसिल क्या था? सभासद। और पशुपालक, पशुपालक समझते हो? शेफर्ड। और एक ट्रेडर, व्यापारी। और एक ऑब्जर्वर, निरीक्षक। ये थे। क्या पढ़ते हो? पढ़ते हो सही चीज, सही से पढ़ा करो। हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो बुक नहीं पढ़ते बिल्कुल भी। बुक किसने कहा एनसीईआरटी पढ़ा करो? वैसे ही खाना। एनसीईआरटी सही चल रही है, खत्म होने वाली है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ के क्या मिला? कौन कहता बेसिक है वो? अपने आप से ही। अच्छा, सभी कहते हैं, जो कहते हैं सभी कहते हैं, वो सही कहते हैं। चलो, लोकसभा में कौन कौन शामिल होते हैं? बड़ा आसान सा प्रश्न बता दो। लोकसभा जिस तरीके से संसद में कौन कौन शामिल होता है? द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। उसी तरीके से लोकसभा किस किस से मिलकर बनी है? तुम तो अपना एक अलग संविधान बना दोगे। हाँ, बोला हम अपनी वजह से ना एग्जाम में पूछता, बोला आप अपने विचार व्यक्त हो। बोला मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपने जो सही पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बताओ। कौन कौन शामिल होते हैं लोकसभा में? अरे ये तो प्रश्न है, लिखो। लोकसभा कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले प्रोटोम स्पीकर। लोकसभा में कौन होता है बेटे? प्रोटोम स्पीकर। एक होता है लोकसभा स्पीकर, प्रोटोम स्पीकर। एक लोकसभा स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष,
लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रोटोम स्पीकर को प्रोटोम स्पीकर ही कहते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। और चौथा बेटे संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बेटे। पहला प्रोटोम स्पीकर, दूसरा लोकसभा स्पीकर, तीसरा बेटे डिप्टी स्पीकर और चौथा बेटे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। 4 लोग होते हैं लोकसभा। और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है? देख लो, संसदीय सचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा बेटे? लोकसभा स्पीकर के द्वारा। अब तो समझ आया? तो लोकसभा में कौन कौन शामिल होते हैं बताओ बच्चों? बिल्कुल। और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा स्पीकर। कोई डाउट यहाँ तक? अब तो समझ आया? बिल्कुल बता दो। प्रोटोम स्पीकर सबसे हाँ बताओ, अभी बताता हूँ मैं। कोई आवाज तो क्लियर आ रही है सभी को? अभी हमारी कौन सी लोकसभा है? कौन सी लोकसभा चल रही है अभी? कौन सी लोकसभा चल रही है? हाँ नंबर। एक नॉर्मली टेस्ट ले लूं तुम्हारा मैं, यूपीएससी वाला ना, एक नॉर्मली ले लूं, थोड़ा सा उससे स्थिति और क्लियर हो जाएगी। अरे लोकसभा कौन सी है? 17वीं। 10 साल पहले क्यों जा रहे हो? कौन सी लोकसभा? 17 लोकसभा है, 17वीं लोकसभा अब जो चल रही है। तो 17 लोकसभा का टेन्योर कब से कब तक है बेटे? कब हुए थे चुनाव? 2019 से 2024 तक। ये भी नहीं पता तुम्हें कौन सी लोकसभा? हद कर रहे हो, बिल्कुल पढ़ के नहीं आते। अपनी कमी को छुपा के रहे हो, छुपाओ मत, चीजों को सही करो। सही बात नहीं पढ़ का कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। छुपाओ मत लेके, बिल्कुल थोड़ा सा ना उससे जैसे पढ़ के आता ना बच्चा, सही रहता है। ये तो बेसिक चीज है बिल्कुल। एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तो हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, करंट अफेयर भी है, सी सेट भी है और एनवायरमेंट स्टडीज भी है। दुनिया भर का मतलब सब कुछ, पूरा भारत ला के रख दिया। 3 घंटे बोला करो पेपर। नहीं, शुरू के 3 ही है पहले। हाँ, तो शुरू के 3 तो हो गए पहले। अब पता लगा 3 घंटे, फिर इधर उधर भगोगे। ये तैयारी ऐसी है, समेटना इसको, समेटना मतलब एक कम समय में। और अभी तुम तो खुद ही बिखरे पड़े, बोलो हमारा तो गठिया खुली पड़ी है, बोला पता नहीं इधर से पकड़ दे तो ये 12 भाग जाता है। ये होगा अभी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा ये समय होगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तुम, चीजें बिल्कुल धीरे धीरे सीधी होती चली जाएंगी, सही तरीके। लेकिन पढ़ना सही से, बस अपने साथ कभी धोखा मत करना, ठीक है? आदमी को खुद पता रहता है कि मैं कितना तैयार हूँ एग्जाम के लिए। और जो व्यक्ति अपने आप को धोखा देते ना, वो बहुत ज्यादा दिक्कत है। किसी को और को दे दो कोई दिक्कत नहीं, अपने को मत देना बिल्कुल धोखा, ठीक है? तो अभी जो चुनाव हुए थे बेटे, 17वीं लोकसभा में 2019 के चुनाव थे। पहले बताओ एमएलए पता है एमएलए कौन होता है? और एमपी, ये तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। सबसे पहले ये बेसिक चीजें हैं, एमएलए और एमपी। एमएलए समझते हो? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे कहते हैं विधायक। तो विधायक को हम चुनते हैं और विधायक की मेजोरिटी किसको चुनती है? सीएम को। हम किसको चुनते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा को। और मेंबर ऑफ लोकसभा की मेजोरिटी किसको चुनती है? प्रधानमंत्री।
तो प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर या विधानसभा के मेंबर? ये इसके चुनाव का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री का चुनाव। और अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो उसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री का चुनाव। क्लियर? तो लोकसभा में सीटों कितनी थी बेटे? 552 हो सकती है मैक्सिमम, ये 2026 तक। लेकिन इलेक्शन जो था वो 545 है। 545 में से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ये हटा दिए लोग। तो जो चुनाव हुआ था वो 543 सीटों के लिए हुआ था। क्लियर? जैसे ही चुनाव का अनाउंसमेंट होता है, यानी कि अब चुनाव कब होंगे? 2024 में, उसे कहते हैं लोकसभा भंग हो जाना, लोकसभा डिसोल्व। यानी कि पूरा कार्यकाल हो गया तो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया तो लोकसभा क्या होगी? भंग होगी। एक तो कंडीशन वो अभी से रहने में। तो 2024 में जिस दिन इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करता है उसी दिन सबके पद क्या हो गए? समाप्त हो गए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो अब प्रधानमंत्री नहीं है, बस वो पद पर बैठे हैं, उनकी कोई पावर नहीं है। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला है लेकिन कोई पावर नहीं है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन चुनाव का घोषणा करता है उसी दिन सभी की जो पावर से वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और वो व्यक्ति अपने पद पर तो है क्योंकि जब तक नया ना आ जाए, लेकिन उसकी कोई पावर नहीं होती। अब लोकसभा स्पीकर कौन थे? ओम बिरला। तो ओम बिरला कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त। अब चुनाव हुआ, चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ? 543। मैक्सिमम सीट कहां पर है? यूपी 80। सबसे ज्यादा लोकसभा के मेंबर कहां चले जाएंगे बेटे? यूपी से। अब एक प्रश्न है, एक व्यक्ति कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है लोकसभा? एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी जगह से लड़ सकता है? 2 या 3? पहले कितने थे? 3। देवीलाल लड़ा था। अब कितना? 2। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से, होम डिस्ट्रिक्ट से या पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। बोला कोई एग्जाम्पल बताओ। ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। नरेंद्र मोदी जी 16वीं लोकसभा में एक तो गुजरात से और एक बनारस से, लेकिन अगर वो दोनों जगह से जीत गए तो उन्हें एक की मेंबरशिप क्या कैंसिल करनी। अगर वो एक मेंबरशिप पे इस्तीफा नहीं देते तो लोकसभा स्पीकर अपनी मर्जी से कोई भी सीट क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। क्लियर? तो एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। बोला अभी बताओ लेटेस्ट एग्जांपल। 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ा, एक अमेठी जो उनका गढ़ है और एक केरला। अमेठी कहां पर है? रायबरेली, हमारे यूपी में। अगेंस्ट कौन लड़ी? स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। तो राहुल गांधी यहां से तो हार गया, लेकिन केरला से क्या था? वो जीत गया। क्लियर? वलनाड से। कहां से? वलनाड से। तो एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसे मेंबरशिप एक की रखनी पड़ेगी। अगर दोनों जगह से हार जाता है तो हार गया। अपने घर बैठा, अब तो हार गया, अपने घर बैठा है। हाँ। नहीं, उसमें भी एक कंडीशन है, एक होता है जमानत जब्त हो जाना। ये क्या है? अब 16वीं लोकसभा में 15वीं लोकसभा मेरठ से नगमा चुनाव लड़ी थी। नगमा सुना है? नगमा का नाम। कोई भी व्यक्ति, अब मान मैंने चुनाव लड़ा तो टोटल डाले गए वैलिड वोट का, वैलिड वोट का अगर मैं वैलिड वोट, अभी वैलिड वोट क्या होता है? मान लिया 1 लाख वोट डली। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोला हम तो सभी को वोट देंगे, बीजेपी को भी, तो ईवीएम पे वो कांग्रेस सभी को दिया, तो उसकी वोट क्या होगी? कैंसिल होगी। तो कैंसिल वोट अलग होगी। तो वैलिड वोट का अगर कोई भी 1/6 लेके आता है तो उसका जो अमाउंट 15,000 रुपए जो उसने जमा करा था जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गया था, वो उसका उसे वापस मिल जाएगा। अगर वो टोटल वैलिड वोट का 1/6 नहीं लाता तो उसे वो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। तो जमानत जब्त का मतलब है कि पुलिस पकड़ के लेगी और जमानत भी नहीं होने की। ठीक है? अब तो समझ आए? बोल दिया, बस लिखाया तो है नहीं है, छोटी छोटी चीज लिखाओ, पता था ये तो। अब नए जो मेंबर आए चुन के, जब चुनाव हो गया, अब चुनाव होने के बाद जीत गए,
जैसे आपका एग्जाम हुआ, प्रीलिम एग्जाम, मेंस इंटरव्यू, अब आपका रिजल्ट आ गया अखबार में, आपकी नौकरी लग गई, पास हो गया आप, लेकिन आपके पास अभी ज्वाइनिंग लेटर थोड़ी आया। अब ये जो मेंबर जीत गया, इसे पता कैसे लगा जीत गया, बोला वोट तो, लेकिन इसके पास लेटर कहाँ है? तो संसद का पहला सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, सभी लोग इकट्ठे कर लिए राष्ट्रपति, 543, कहां पर? लोकसभा। अब इनको शपथ कौन दिलाए, क्योंकि लोकसभा स्पीकर तो है नहीं, तो राष्ट्रपति इन्हीं के अंदर से एक सीनियर मेंबर को चुने कि मैं आपको प्रोटोम स्पीकर इलेक्ट करता हूं और आप इन सभी लोग क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। तो प्रोटोम स्पीकर का मेन फंक्शन क्या होता है? सभी को शपथ दिलाने का। अब तो समझ आया? सीनियर मोस्ट, बिल्कुल 100%। तुम तो एकदम से मैथ थोड़ी है, जीएस है, तो मान लो, हम तो नहीं मानने। जैसे ही नया लोकसभा स्पीकर आता है तुरंत ही प्रोटोम स्पीकर का कार्य समाप्त। लेकिन प्रोटोम स्पीकर भी लोकसभा स्पीकर बन सकता है। प्रोटोम स्पीकर भी क्या बन सकता है? लोकसभा स्पीकर बन सकता है, लेकिन वो उन्हीं मेंबरों में से हो जो नए हैं। ये जो प्रोटोम स्पीकर था, ये नए वाले में से है, पुराने वाले में सब खत्म हो गए, और ये प्रोटोम स्पीकर क्या बनता है? लोकसभा स्पीकर भी बन सकता है। बोला ऐसा कभी हुआ था? बिल्कुल हुआ था। पहले लोकसभा स्पीकर जो बने थे, कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलेंकर पहले क्या थे? वो प्रोटोम स्पीकर थे। बिल्कुल, मेजोरिटी तो है ही। किसकी? बीजेपी। मेजोरिटी तो ये तो एक अंडरस्टूड बात है। मेजोरिटी किसकी है? बीजेपी की, उन्हीं का बनेगा। या कोई और बताओ किसी को बनाया हो? बिल्कुल नहीं बनाने की। अरे यहां तक जुडिशरी सब उन्हीं की है। नहीं, क्यों बनाएगा यार? नहीं, क्यों? मेजोरिटी भाई, हमने चुनाव जीता तो सारे पद हमारे होने चाहिए ना। प्रोटोम बिल्कुल हमारा ही होगा, सब कुछ हमारा है। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे लोकसभा स्पीकर बने थे गणेश वासुदेव मावलेकर। तो गणेश वासुदेव मावलेकर पहले प्रोटोम स्पीकर थे। सर बैठ जाइए, बैठ जाऊं यार? बैठने काम तो है ना, खड़ा रहने काम भी है। ठीक है, बैठ के पढ़ा दूं? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो, पहले बेसिक क्लियर हो जाए। जब बेसिक क्लियर, मैं तुम्हें लोकसभा स्पीकर की डायरेक्ट पावर पढ़ा दूं? कोई फायदा नहीं। बोला समझ तो आ गया, मतलब लोकसभा स्पीकर की पावर पढ़ा। तो प्रोटोम स्पीकर क्या होता है? प्रोटोम स्पीकर क्या है? टेम्परेरी व्यक्ति है, जिसे किसने अपॉइंट करा? अब क्या प्रोटोम स्पीकर ओथ लेता है? बिल्कुल। प्रोटोम स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और प्रोटोम स्पीकर कब तक रहेगा? जब तक नया लोकसभा स्पीकर नहीं है। अब तो समझ आया? अब जैसे नया लोकसभा स्पीकर आया, प्रोटोम स्पीकर का कार्य क्या हो गया? खत्म। तो लोकसभा स्पीकर होता है, 2 सदन होते हैं हमारा, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। एक तो लोकसभा स्पीकर हो गया, एक लोकसभा क्या हो गया? डिप्टी स्पीकर हो गया, और एक क्या हो गया? आईएएस ऑफिसर। ये है वो सचिव। बिल्कुल, बहुत पावर होती है इनकी। करंट का तो बेटा मुझे कल बता दूंगा। असल में मैं भी तो भूल जाता हूँ, सच में बहुत सारी चीजें मैं भी भूल जाता हूँ पढ़ाते, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब रहते हैं। अगर एक सब्जेक्ट ही रहे तो चीजें याद हैं। वैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा, यूपीएससी की तरफ ज्यादा रुझान होता है। आने वाले समय में सिर्फ यूपीएससी रहेगा, बाकी सब बंद कर देंगे। नेक्स्ट 1 साल के अंदर बिल्कुल सिर्फ यूपीएससी, और वो भी एक सब्जेक्ट वो पढ़ाऊंगा। एक तो इंटरनेशनल रिलेशन वाला आईआर मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी और हिस्ट्री वाला। और पॉलिटी में भी ये नहीं, सिर्फ करंट वाला जो पार्ट है वो सब, जितने भी केस वगैरह रहते हैं ना, केस नए केस जो आते हैं वो सब, मतलब पूरे साल का करंट इकट्ठा करके सिर्फ वही डिस्कस कर जाएगा। अगर वो आता है तो फिर उसी के बेस पे पुराना आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए।
प्रोटोन स्पीकर समझ आया? तो लोकसभा में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रोटोन स्पीकर, दूसरा लोकसभा स्पीकर, तीसरा डिप्टी स्पीकर, और एक बेटे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ये समझ आया? हाँ, अब बेटे लोकसभा के बारे में लिखो। सबसे पहला पॉइंट, पहली लोकसभा कब बनी थी? फर्स्ट लोकसभा। अगर एक सेकंड, अब अगर वो कहता है लोक प्रोटोन स्पीकर के कार्य क्या हैं, तो पहला सबको वोट दिलाना, और कब तक रहेगा वो? जब तक नया लोकसभा स्पीकर, बस यही दो फंक्शन है इसके। हाँ, वो ये भी कह सकता है कि क्या प्रोटोन स्पीकर को लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है? बिल्कुल। अब ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। कैसे? बोला प्रश्न बताओ, मैं बताऊं। प्रोटोन स्पीकर को भारत का राष्ट्रपति चुनता है, बिल्कुल सही। क्लियर? प्रोटोन स्पीकर का कार्य क्या है? जो नए लोकसभा के सदस्य चुन के आए उन सभी को शपथ दिलाना, बिल्कुल सही। और तीसरा, प्रोटोन स्पीकर तब तक रहेगा जब तक नया लोकसभा स्पीकर ना आए। तो 1 2 3 हो गया। और चौथा कोई और दे देगा कि प्रोटोन स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, या पहला, दूसरा, तीसरा, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है? तो इसी से ही प्रश्न आता है, ऐसा और कुछ नहीं। ठीक है? तो पहली लोकसभा कब बनी थी बेटे? 1952 से लेकर 1957 पहली लोकसभा थी। पहली लोकसभा 1952 से लेकर कब तक बेटे? 1957। 13 मई 1950। पहली बार चुनाव कब हुए थे हमारे यहाँ? 1952। लेकिन राजेंद्र प्रसाद तो पहले राष्ट्रपति बन गए थे। राजेंद्र प्रसाद को तो पहले राष्ट्रपति बना दिया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट मीटिंग थी, और उसी दिन क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कैसे बना दिया? बनाया था, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति रहे थे वो, 12 साल लगातार, 10 साल तो वो और 2 साल पहले। ये कैसे हो गया? बना सकते हैं ऐसे? नया बनाई नहीं है। 24 जनवरी वो तो एडॉप्ट हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था 26 जनवरी को। अच्छा, ऐसा एंट्री प्रेसिडेंट बनाया था एंट्री मतलब टेम्परेरी। नहीं, वो संविधान सभा की बात कर रहे हो, वो टेम्परेरी अलग है। यहाँ एंट्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एंट्री प्रेसिडेंट, क्योंकि चुनाव नहीं हुए तो उन्हें बना दिया गया। तो 1952 में पहली बार क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। और कितने साल रही थी लोकसभा हमारी? पूरी 5 साल। और इसके लोकसभा स्पीकर कौन बने थे? गणेश वासुदेव नावलेकर, पहले लोकसभा स्पीकर। तो पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे बेटे? गणेश वासुदेव नावलेकर। कौन सी लोकसभा थी? पहली लोकसभा। सबसे लंबी लोकसभा, क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? इमरजेंसी। अगर 2019 में कोरोना की स्थिति और ज्यादा बेकार हो जाती तो चुनाव होते? नहीं होते। लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता। तो कौन सी ऐसी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा है? 1975।
लिख लो बेटे, 5वीं लोकसभा थी, 5वीं लोकसभा थी 1971 से लेकर 1977 में। पांचवी लोकसभा बेटे, 5th लोकसभा थी जिसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। किसको अधिकार है? किसको? संसद को। राष्ट्रपति की तो यहाँ कोई भूमिका ही नहीं। तब बड़ा होगा जब इमरजेंसी लगी थी उनके समय। इमरजेंसी के समय में कि नहीं पता कब लगी थी इमरजेंसी और क्यों लगी थी इमरजेंसी? इंटरनल उस पे लगी थी ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस था। क्या था वो? आंतरिक विद्रोह। कब था वो? 62 में तो चाइना के साथ वॉर था, 65 में पाकिस्तान के साथ था। 62 नहीं, 1975 की बात है, 1975 में। क्या था वो मुद्दा? क्या था? नहीं, खालिस्तान की मांग नहीं थी। बब्बर खालसा एक ग्रुप था जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, वेरी गुड। तो उस ऑपरेशन में बहुत सारे लोग क्या थे, वहां पर मारे गए थे। फिर इंदिरा गांधी ने क्या लगाई थी? इमरजेंसी लगाई थी, जिसकी वजह से लोकसभा का चुनाव नहीं हो पाया। और इंदिरा गांधी को फिर मार दिया था उसी के अंगरक्षक ने। क्या नाम था उसका? बेअंत सिंह। बेअंत सिंह ने मारा था। लेकिन अब जो नेशनल इमरजेंसी है वो इंटरनेट डिस्टर्बेंस के आधार पर नहीं लगेगी, अब लगेगी आर्म्ड रेबेलियन, आंतरिक अशांति के आधार पर। आर्टिकल 352 में क्या था? नेशनल इमरजेंसी, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है? सशस्त्र विद्रोह किया था। तो कौन सी ऐसी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था? 5वीं। कब से कब तक? 1971 से लेकर 1977। पहली महिला लोकसभा स्पीकर स्नेहलता श्रीवास्तव कौन थी? पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? ऑप्शन देता हूं मैं, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, स्नेहलता श्रीवास्तव और सरोजनी नायडू। फिर स्नेहलता श्रीवास्तव कौन थी? चलो, कब रही थी मीरा कुमार? कौन सी लोकसभा थी? देखो, मीरा कुमार थी बेटे 15वीं लोकसभा में। 15वीं लोकसभा जब नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा। कौन सी बेटे? 15वीं लोकसभा। कौन सी बेटे? 15वीं। पहली महिला मीरा कुमार, जगजीवन नाम की पोती थी, और दूसरी सुमित्रा महाजन। ये कौन सी होती बेटे? 16वीं लोकसभा। 16वीं बेटे कौन थी? सुमित्रा महाजन। 16वीं कब से कब तक थी बेटे? 2014 से लेकर 2019। से लेकर 2019। और 17 में कौन है लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला। कहां से? राजस्थान में। कोटा बूंदी। इनकी बेटी भी आईएएस बनी थी अभी के बाद। बेटी भी आईएएस इनका, बेटा भी आईएएस। ठीक है। और स्नेहलता श्रीवास्तव कौन थी? ये बताओ। पहली महिला लोकसभा सचिव, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा कौन थी बेटे? लिख लो, स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव पहली महिला लोकसभा सचिव। कौन थी बेटे? स्नेहलता श्रीवास्तव। सबसे लंबे समय तक कौन लोकसभा स्पीकर रहे थे? सबसे लंबे समय तक बलराम जाखड़। मैक्सिमम टेन्योर था बेटे। बलराम जाखड़ थे बेटे 7वीं लोकसभा में
7वीं और 8वीं। सातवीं और 8वीं लोग कौन थे बेटे? बलराम झाला सबसे ज्यादा समय तक रहे। मिनिमम टेन्योर किसका था बेटे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे लोकसभा स्पीकर थे जिनका सबसे कम समय तक कार्यकाल था। नीलम संजीव रेड्डी ये 6ठी लोकसभा में थे बेटे। नीलम संजीव रेड्डी 6ठी लोकसभा में 26 मार्च 1977 से लेकर 26 मार्च 1977 से लेकर 13 जुलाई 1977, यानी कि 26 मार्च से 13 जुलाई। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। बलराम झाला थे बेटे कौन कौन सी लोकसभा में थे वो? 7वीं और 8वीं। कौन सा ऐसा लोकसभा स्पीकर था जिसको राष्ट्रपति बनाया गया था? कौन से ऐसे लोकसभा स्पीकर थे जिनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया? ऑप्शन दो। नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे बेटे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। समझ आई लोकसभा के बारे में? क्लियर? तो किसका चुनाव होता है बेटे? लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 साल बाद। 5 साल से पहले भी हो सकता है। क्या लोकसभा अभी डिसॉल्व हो सकती है? एक तो 5 साल बाद होगी निश्चित है, तब तो 5 साल से पहले भी। कब? अविश्वास प्रस्ताव ये भी है, ये भी तो पढ़ा है अविश्वास प्रस्ताव, अभी पढ़ाएंगे। ठीक है। सबसे पहले किसका चुनाव होता है बेटे? लोकसभा का चुनाव होता है। और लोकसभा के चुनाव से कौन बनता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कैसे बनता है पता है? बताऊं पहले? हेलो, कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था बेटे? कितनी सीटों के लिए? 543 सीट्स। किसी भी व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है। आप भी बना सकते हो। बना सकते हो आपकी पार्टी? नहीं बना सकते? बना सकते हैं, चाहे आपकी एज हो ना चाहे ना हो। एज होनी चाहिए। क्यों? मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरी एज नहीं है 21 साल, क्या दिक्कत? लोकसभा का चुनाव लड़ने के एज कितनी चाहिए? 25 या 30? 25 है या 21 है? 25 साल। तो कोई भी आप में से कोई पार्टी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता। पार्टी अध्यक्ष हो गया वो, लेकिन उसने मेंबर लिए सब 25 साल वाले। तो 543 सीटों के लिए चुनाव होना था। सरकार उसकी बनेगी जो 543 का 50% प्लस 1 लेगा। चुनाव लड़ा कांग्रेस। अगर कांग्रेस अकेली है तो कांग्रेस है, और अगर कांग्रेस का अलायंस है, गठबंधन, ये चूरन चटनी सारे इकट्ठे हो गए, कांग्रेस, बसपा, सपा, तो कांग्रेस का नाम हो गया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अगर मैं अकेला लड़ रहा हूं तो मैं अकेला रहूंगा, और अगर मेरे साथ गठबंधन आ गया तो हमने अपनी किसका नाम बदल लिया। तो अलायंस लड़ा था ये कौन कौन थे? कांग्रेस वाले थे, सपा, बसपा, रालोद, और जो छोटे मोटे सवाल में बोला किसको हराना है? बीजेपी को हराना। और बीजेपी का नारा क्या था? अब की बार 350 के पार। बिल्कुल पहले से ही
देखा है जितने भी ये बीजेपी के सांसद थे सबकी गाड़ी के पीछे अब की बार 3.5 पहले से डिक्लेयर कर दिया। ऐसे कुछ होते हैं ना, नागराजन था उसके अब तक सबसे ज्यादा नंबर थे जीएस में। और मैं बताता हूँ हमारे साथ एक स्टूडेंट था, मतलब नॉर्मली था वो, जीएस के पेपर में उसके उस समय 400 में से 378 नंबर आए थे। मतलब बहुत बड़ी बात है जीएस में नंबर आना। जीएस में 120 130 अरिया ये था नागराजन, इसके सब ज्यादा अब तक मार्क्स आए थे जीएस में। तो पहले डिक्लेयर करता, बोला मेरे 350 प्लस होंगे मार्क्स, पहले से डिक्लेयर। ये भी कॉन्फिडेंस है। तो ऐसी बीजेपी वालों को कॉन्फिडेंस था, बोला आपकी बार 350 के पार। तो कांग्रेस से चुनाव लड़ा, दूसरी कौन थी? बीजेपी। अगर बीजेपी अकेली है तो बीजेपी, नहीं तो क्या था? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये नहीं, और एनडीए मतलब बिल्कुल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब ये भी, अब हमने अपनी एक पार्टी बनाई जिसमें युवा कैंडिडेट, मतलब हम अपनी पार्टी में 25 से और 35 साल के बीच बस, और यूथ, एक नई डायरेक्शन देंगे हम देश को। तो हमने अपनी एक नई पार्टी और बनाई, यूथ पार्टी। ठीक है, अब सभी ने 543 सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ा, सभी लड़ा सकते हैं। बीजेपी के भी थे और यूपीए भी थे और हमारी पार्टी भी थी। अब बीजेपी वाले, इन्हें मिली 3 सीटें 312, जो काम ही खत्म कर दिया इन्होंने। चाहिए कितने? प्रधानमंत्री उसका बनेगा 543 का 50% कितना, जल्दी बताओ? 272, यानी कि 272 मेंबर ऑफ लोकसभा जिस भी पार्टी के आएंगे, कितने? 272, सरकार उसी की बनी। मेजोरिटी किसकी? बीजेपी। ये सारे मिला के आए थे करीब 89, और हमारी पार्टी भी जीत गई। कुछ तो बनी गए 10-12, कोई दिक्कत नहीं, खाता खुल गया। कितनी? 330, 3, चलो कोई नहीं, मतलब हम तो समझा रहे थे 300 नहीं, वो तो अपनी थी इनकी। 303 तो क्या थी? सिर्फ बीजेपी की, और एनडीए 353, 350 के पार पहले बता दिया था उन्होंने, बोला इतनी आएंगी। अब संसद का पहला सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, नरेंद्र, वो कौन थे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने बुलाया सभी को, 543 मेंबर इकट्ठा हुए। तो रामनाथ कोविंद कहते हैं कि जिस भी पार्टी की मेजोरिटी हो वो अपना क्या भेजे? रिप्रेजेंटेटिव भेजे। मेजोरिटी किसकी थी? बीजेपी की। अब बीजेपी जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना सकती है, पहली कंडीशन तो ये। बीजेपी किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है, चाहे उसने चुनाव लड़ा हो या ना, पहली कंडीशन। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, बिल्कुल सही बात। अब बीजेपी किसको, एक जो हमारे डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, इसके जो एचओडी कौन है? विघ्नेश त्यागी जी। ठीक है, तो विघ्नेश त्यागी जी को बीजेपी वाले बोले हमारे जो प्रधानमंत्री कौन है? त्यागी जी हैं, बिल्कुल। तो रामनाथ कोविंद क्या कहता है कि मैं तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री अपॉइंट करता हूं, लेकिन विद इन 6 मंथ आप या तो लोकसभा के मेंबर बने या राष्ट्रपति। तो कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे विद इन 6 मंथ, बोला ऐसा हुआ था, बिल्कुल। HD देवगौड़ा किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, उसको बोला HD देवगौड़ा। या इंदिरा गांधी बनी थी, उसे बाद में क्या बना दिया? राज्यसभा का सदस्य। मनमोहन सिंह
मनमोहन सिंह भी क्या थे? किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो कोई व्यक्ति चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो या ना हो, प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे उसे चुनाव लड़ा हो या ना हो। क्लियर? अब तो अब मेजोरिटी किसकी थी? बीजेपी की। तो प्रधानमंत्री कौन बनाया? बीजेपी का। क्लियर? जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तो रातों रात उनके बेटे को प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना दिया था। वो कार्यवाहक कहते हैं उसे, एक्टिंग। राजीव गांधी, राहुल गांधी को। हाँ सॉरी, राजीव गांधी। क्लियर बेटे? अब एक कंडीशन हो रहा है, कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए? 543 का 1/10। जो भी पार्टी जीतती है वो क्या कहलाएगी? अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। विपक्षी पार्टी बनने के लिए कितनी सीटों का लाना जरूरी है? तो कुल सीटों का 1/10। अब तो समझ आया? विपक्षी पार्टी तो कितने होंगे? विपक्षी पार्टी के लिए बताओ भाई, लोकसभा में कितने? 55। विपक्षी पार्टी के, जो कोई भी पार्टी विपक्षी पार्टी तब कहलाएगी जब वो कुल सीटों का 1/10 जीते। दिल्ली में चुनाव हुए थे विधानसभा के 70 सीट और केजरीवाल जीता 67। तो अपोजिशन पार्टी कैसे बनता है? दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी 70 सीटों में से 67 जीती। और जबकि संविधान में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टी अपोजिशन पार्टी तब कहलाएगी जब वो कुल सीटों का 1/10 देगा। तो केजरीवाल ने बोला हम तुम्हें विपक्ष में बैठने की अनुमति देते हैं क्योंकि वो सीटें नहीं है। ठीक है? तो विधानसभा में जब सेशन चलता है तो बीजेपी वालों की बहुत बेइज्जती करता है। फिर बीजेपी वाले जब ये लोकसभा में आता तब इसे बोला पागल है, छिपकली खा लेगा, क्रैक है। ठीक है? लेकिन वो कितने की सही है? ठीक है? अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी अप्रोच जो है पूरे भारत को शासन कर सकते हैं उस अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग कभी भी। चाइना की सरकार अलग है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट अलग है। ठीक है? दिक्कत ये है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी, बस ये गड़बड़ है। भीड़ बहुत है, तो भीड़ को काबू करने के लिए एक्सक्यूज भी नहीं करना पड़ता, ये डंडे से काम है। ठीक है? डंडा भी लाना पड़ता। और चाइना वाला डायरेक्ट गोली चलवाएगी, इसमें गोली स्टूडेंट को गोली। क्लियर? क्या बताया मुझे? विपक्षी पार्टी समझ आए? विपक्षी के कितने चाहिए? कितने? कुल सीटों का। अगर विपक्ष क्यों जरूरी होता है? अगर विपक्ष ना हो तो क्या होगा? जबकि विपक्ष की कोई वैल्यू थोड़ी है, क्या है? काउंटर कितना करेगा? खूब करो मोदी के ऊपर, खूब कमेंट करो, कुछ होने वाला है क्या? नहीं, शैडो गवर्नमेंट है लेकिन कुछ फायदा थोड़ी ना है, या है? मेजोरिटी लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर विपक्ष ना हो तो मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली मतलब एकात्मक सरकार है, कोई हमारा विपक्ष नहीं है, तो मोनोपोली नहीं है। विपक्ष एक मजबूत चीज है, बिल्कुल, जो क्या करे सरकार की जो पॉलिसी है उनकी क्या करे आलोचना। अब 50 सदस्य, कितने बेटे? 50 मेंबर जो थे, किसके मेंबर 50? अपोजिशन पार्टी के। अपोजिशन पार्टी के 50 सदस्य क्या लेकर आते हैं बेटे? अविश्वास प्रस्ताव, उसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति जरूरी है? 50 या 55? 55 नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? सबसे पहली कंडीशन अपोजिशन पार्टी। अब ये जो थे अपोजिशन पार्टी के 50 मेंबर, 50 सदस्य,
किसके पास जाते हैं बेटे? कौन है राष्ट्रपति? चंद्राणी मुर्मू। और ये कौन है चंद्राणी मुर्मू? ये सबसे युवा लोकसभा मेंबर है उड़ीसा से, सबसे युवा, यंगेस्ट। तो 50 सदस्य जो हैं वो किसके पास जाते हैं? राष्ट्रपति के पास जाते हैं कि नरेंद्र मोदी निहायत ही जो है वो चोर आदमी है, देश को बेच देगा, इसे हटाओ। बोले ठीक है, मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपके पास 50 तो ये रहे, सरकार बनाने के लिए 222 लोगों का समर्थन है। बोले वो तो नहीं है। ठीक है, तो क्या पॉसिबल है? कितनी बार भी लाते रहो। सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इंदिरा गांधी सरकार में, और अब तक टोटल कितने? 27 लाए गए। कितने? 27। और मैक्सिमम टाइम किसके साथ? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। तो प्रश्न ये आता है, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? अपोजिशन पार्टी लाती है। किस सदन में? हमेशा जितने प्रस्ताव है सब लोकसभा में ही आए। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसा कभी हुआ था? बिल्कुल। वीपी सिंह के अगेंस्ट क्या था बेटे? अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। ये तब संभव है जब अलायंस की सरकार हो। अभी पढ़ेंगे जब क्या हो। बिल्कुल क्लियर बेटे? नहीं आया समझ में? तो प्रश्न आता है, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? अपोजिशन पार्टी। किस सदन में? लोकसभा, राज्यसभा? लोकसभा। कितने सदस्यों की सहमति से? किसके विरुद्ध लाया था अविश्वास प्रस्ताव? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री? मंत्रिपरिषद के। बिल्कुल। ऐसी नाव है, अगर एक डूबेगा तो सभी डूबेंगे। क्लियर? तो ये तो हो गया अविश्वास प्रस्ताव। समझ आया? बताओ भाई, किसी को समझ नहीं आया तो कुछ होगा मोदी सरकार का? अब तो क्या फुल मेजोरिटी में? हाँ, कंडीशन तब थी ये 112 और ये 189। अब क्या होगा? पहले सरकार किसकी बनेगी? पहले तो सरकार बनने वाली है कांग्रेस की बनेगी। कहाँ है 272? चाहिए कहाँ है 272? अब मैं बताता हूँ। अब राष्ट्रपति जो है क्या करा? बीजेपी के साथ ऐसा ही था। बीजेपी कई राज्यों में ऐसी कम थी सीटें, कांग्रेस की जाती, उन्होंने खुद सरकार बनानी पहले। जबकि कायदे में किसको बुलाएगा राष्ट्रपति? कांग्रेस को। अब कांग्रेस को बुलाता है राष्ट्रपति। पहला सेशन वही बुलाया, बोला आप सरकार बनाना चाहते हैं? तो राहुल गांधी जी बोले बिल्कुल, इंतजार था इसका तो कब से। बोले हम आपको भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, लेकिन विद इन 30 डेज। कितना? विद इन 30 डेज आपको कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, विश्वास मत। अगर वो 30 दिन के अंदर विश्वास मत ले आता है तो सरकार रहेगी, अदरवाइज क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना। अब प्रश्न आता है, विश्वास मत कौन लाता है? रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी? बिल्कुल। बना दिया ना उसे? बना दिया उसे तो बिल्कुल। 189 पे प्रधानमंत्री बना दिया राहुल गांधी को। ठीक है। अब क्या कहते हैं वो कि क्या आप सरकार बनाएंगे? विवाह बिल्कुल बनाएंगे। बोला ठीक है। राष्ट्रपति ने कहा हम आपको भारत का प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं, लेकिन विद इन 30 डेज आपको क्या लेकर आना है? विश्वास मत। अब प्रश्न ये है, कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कितने सदस्यों की अनुमति आवश्यक है? विश्वास मत के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? ये बेटे विश्वास मत है। विश्वास मत जिसकी सरकार बन गई वही तो लाता है।
अखबार नहीं पढ़ते तुम? बोले मेजोरिटी प्रूव करो, वही तो है विश्वास मत। तो विश्वास मत कौन लाएगा? रूलिंग पार्टी। किस सदन में? लोकसभा में। कितने सदस्यों की सहायता से? मैं बताता हूँ, 1/10 या 50 या none of these। अरे जब हम ला रहे हैं तो मेंबरों की जरूरत क्या है? हम ही तो ला रहे हैं, इसके लिए मेंबरों की आवश्यकता थोड़ी है। ये तो रूलिंग पार्टी लेकर आ रही है, तो रूलिंग पार्टी मेंबरों कहाँ उल्लेख होगा? अब आपके घर ही दावत है, आपको इन्विटेशन मिलेगा क्या? बोले दावत तो हमारी है, या ऐसा होगा तो आपको इन्विटेशन मिलेगा कि मम्मी इलेक्शन आएंगी, बेटे कार्ड है जरूर आना है आपको। बताओ ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस मोशन किस हाउस में लाया जाता है? लोकसभा। कौन लाता है? रूलिंग पार्टी। अपना विश्वास और एक बात और है, ये लोग सशरीर उपस्थित होने चाहिए। तो 189 में कितना जोड़े कि 272 हो जाए? 83, यानी कि 83 मेंबर क्या लाके देगा? समर्थन लाके देगा। बिल्कुल। अब इनकी सरकार चलेगी, ये हो गया विश्वास मत। अब इसमें कंडीशन है, राज्यों में 3 दिन का टाइम भी देते हैं सर, फ्लोर टेस्ट। राज्य में क्या कहता है? बोला 3 दिन का टाइम है, तभी तो भगाए फिरते हैं वो। बोला 20 कर्नाटका ले गया, जब ये तरफ बंद सरकार नहीं थी वो MLA को। फ्लोर टेस्ट यही तो है। अब तो 1 महीने का टाइम दिया मैंने, अब 3 दिन का टाइम दे रहा हूं बस। 24 घंटे का टाइम दिया है, विधानसभा में, लोकसभा में नहीं हुआ ऐसा, विधानसभा में दिया जाता है। मतलब आपको विश्वास मत लेके आना है, और जो आपके मेंबर होंगे ना वो सारे वहीं उपस्थित होंगे सशरीर। ये नहीं कि लेटर दे दिए ना 89 बोला ये सब है। फ्लोर टेस्ट तो विधानसभा में, ये तो 30 दिन का टाइम है, वहां 3 दिन या 24 घंटे में यही मेजोरिटी लाके देनी है आपको। विधानसभा में भी सेम यही प्रोसीजर है, जो लोकसभा का प्रोसेस है वही किसका है? सेम विधानसभा का है। ठीक है, तो कहते हैं ना गठबंधन की सरकार है, अलायंस, तो अलायंस तो टूट सकता है। अब ये जो गठबंधन की सरकार है ये टूट सकती है बिल्कुल कई बीच में। अब इनमें से क्या हुए? 3 हटके बोला हम नहीं दे रहे समर्थन, लो सरकार क्या जाए गिर जाए। सरकार गिरने का मतलब है सब गिर गए कुर्सी से नीचे। सरकार गिरने का मतलब क्या? सारी कुर्सी उल्टी होगी एकदम से। सरकार गिरने का मतलब क्या था? गठबंधन टूट गया। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है या तो 6 महीने के अंदर कोई सरकार बना लो, अदरवाइज क्या हो जाएंगे? दोबारा चुनाव। अब गठबंधन टूट गया इनका, फिर राष्ट्रपति कहता सरकार कौन बनाएगा? राहुल गांधी बोला हम बनाएंगे, बोला हो। फिर वही सेम वही प्रक्रिया। तो विश्वास मत समझ आया? तो विश्वास मत और अविश्वास मत में क्या अंतर है? अविश्वास तो कौन लाता है? अपोजिशन पार्टी लाती है, और विश्वास कौन लाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी के कितने? 55 या 50 मेंबर? 50। और विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मेंबरों की आवश्यकता नहीं है, वो तो सभी लोग। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो इस्तीफा देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्लियर? भाई वही इसलिए तो लाना बोला मेरे 83 है जी ये। अगर ये नहीं लेकर आया, अगर ये नहीं लेकर आया 83, तो इसे क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना। पहले बोला जी मेरे पास जो है समर्थन नहीं है, कहते ना समर्थन, उसे बाकायदा अखबार में आता बहुमत सिद्ध करना। मेजोरिटी है ये, क्या है? बहुमत। तो उसने क्या कर दिया? अपनी मेजोरिटी लाके दिखा। अरे ऐसे ही तो हुआ था, अभी महाराष्ट्र में ही था। महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी पहले? शिवसेना की। तो शिंदे ने क्या करा? वहां से समर्थन वापस लिया, किसको दे दिया? बीजेपी को। अब गठबंधन टूटने का था, अब किसको दिया गया? गवर्नर किसको बुलाया? अब बीजेपी बोला हम देंगे मेजोरिटी ला करेंगे, बोला ये। और बिहार में बिल्कुल, बिहार में नीतीश कुमार किसके साथ था पहले? बीजेपी के साथ, फिर किसके साथ हो गया? जदयू के साथ। यही तो है। नहीं, ज्यादा सीट बराबर सीट नहीं बनेगी। जिसकी ज्यादा सीट है
कायदे में पूछा उसे, लेकिन बीजेपी ने गड़बड़ी करी थी कई बार। ये जो पूछ रहा हूँ ना, हाँ नहीं, बीजेपी ने गड़बड़ी कर दी थी, सीटें ज्यादा थी किसकी, गवर्नर सब उनके थे। महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुए थे तो कौन थे जो उप मुख्यमंत्री, कौन है वो तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया पहले ही, बोला मेजोरिटी हम ला के दे रहे हैं। अब ऐसा था 112 पे बीजेपी कह रही है हम प्रधानमंत्री हमारा है पक्का 112 है, कितने सदस्य ला के देंगे हम, 150 का समर्थन है। अरे 150 कहां से आ जाएंगे तुम्हारे, नहीं तुम्हारे, बोला नहीं हम ला के दे देंगे। तो 30 दिन, जब 30वां दिन आया तब इस्तीफा देना पड़ा। अब ऐसा हुआ जो तुम पूछ रहे हो, अब राष्ट्रपति कहता सरकार बनाओगे, तो ये बोले सबसे पहले बोला हाँ हम बना रहे सरकार बीजेपी में। अब राष्ट्रपति भी इनका बनाई है, बोला अच्छा तुम आ जाओ। तो वो ये हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट को दिया था उसने, बोला जब मेजोरिटी हमारी थी, सब ज्यादा मेंबर है, सबसे पहले सरकार हम बनाते, बोला चलो तुम ठीक, तुम ही बनाओ, ठीक है। तो विश्वास इस तरीके से बनता है प्रधानमंत्री, और ये भी बना सकते हैं प्रधानमंत्री अपना। ये जो है ये 20वीं लोकसभा में कितने आ गए इनके, बोला 250। बिल्कुल टाइम लगता है हर चीज को, बरगद को फैलने में हमेशा समय लगता है, और ये बरगद क्या है, ये आईएएस की तैयारी, ठीक है। लेकिन जब बरगद छाप देता है तो बहुत देता है, ये बरगद है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है यहाँ पर, और एक पेशेंस, ये दोनों चीज। ऐसा नहीं कि 6 महीने पूरा जोश और फिर, ठीक है। तो ये जोश हमेशा ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। समझ आया बेटे, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव बताओ। अब ये बेसिक चीज पहले आती थी, थोड़े थोड़े, अब तो क्लियर बिल्कुल एकदम। कितनी बार है, अब आज ही गठबंधन हुआ, आज ही टूट गया, सुबह हुआ शाम को टूट गया, बोला कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल चुनाव नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन ने कहता विद इन 6 मंथ, अगर 6 महीने के अंदर कोई सरकार ना बनाए तो नई लोकसभा के चुनाव। अब तो समझ आया। तो लोकसभा में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा कंसिस्ट ऑफ, पीछे वाले चुप बैठे रहते हैं, और प्रोटोम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है, प्रोटोम स्पीकर शपथ लेता है। प्रोटोम स्पीकर के कार्य क्या है, बताओ, प्रोटोम स्पीकर किस आर्टिकल में आता है, हाँ, प्रोटोम स्पीकर किसी आर्टिकल में नहीं आता। यार प्रोटोम स्पीकर राष्ट्र ने कहा था तुम सबसे सीनियर आदमी हो, तुम्हें क्या करता हूं मैं, प्रोटोम स्पीकर। सीनियर का मतलब बुजुर्ग, ना ना ना, जो एक्सपीरियंस, ये उसी स्थिति तरीके से है जब संविधान सभा बनी थी ना हमारी, तो संविधान सभा में जो डॉक्टर कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा को किस आधार पर चुना गया था, सीनियरिटी के आधार पर। क्लियर, तो समझ आया। अब वो एक प्रश्न रहता है, किस अधिनियम के आधार पर लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लोकसभा में शामिल किया गया, कौन सा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या मोरले मिंटो एक्ट 1909। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पद है उसे जोड़ा गया था या शामिल किया गया किस अधिनियम के आधार पर, देख लो 1919 का जो एक्ट आया था, 1919 के अधिनियम के आधार पर लोकसभा स्पीकर को कहते थे प्रेसिडेंट और डिप्टी स्पीकर को कहते थे बेटे वाइस प्रेसिडेंट कहते थे। 1921 में ऐड किया गया था, 1919 का एक्ट था और ऐड कब किया गया, 1921। क्लियर। तो पहले लोकसभा स्पीकर कौन बने, क्या लोकसभा स्पीकर लोकसभा का सदस्य होगा, कंपलसरी है।
क्या लोकसभा स्पीकर लोकसभा का सदस्य होगा? नहीं होगा। अरे इन्हीं के अंदर से तो था। बिल्कुल, वो लोकसभा स्पीकर तभी बनेगा जब वो सदस्य होगा। तो लिखो, लोकसभा स्पीकर लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा स्पीकर इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। किस आर्टिकल में आता लोकसभा स्पीकर? लोकसभा स्पीकर आता बेटे लिख लो आर्टिकल 93 में। 93 में क्या आता बेटे? लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। क्या हुआ भाई तुम मिस्टर थे बहुत ज्यादा, क्या दिक्कत है? क्लास के टाइम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस आर्टिकल में आते हैं? 93। लोकसभा स्पीकर बनने के लिए मैक्सिमम एज कितनी होगी? मैक्सिमम एज कोई भी नहीं है किसी के लिए, सिर्फ क्या है नियम है कितनी? 20। तो लोकसभा स्पीकर किस हाउस का मेंबर होगा? लोकसभा का नाम सुना? बिल्कुल लोकसभा का तो होगा। और किस आर्टिकल में आता लोकसभा स्पीकर? 93। अब सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा स्पीकर कभी भी स्पीकर होने की ओर नहीं है। ये भारतीय संविधान में एकमात्र ऐसी पोस्ट है जो अपने स्पीकर होने की ओर नहीं है, क्योंकि पहले मेंबर बन गया है और मेंबर की ओर किसे दिलाई है? प्रोटोन स्पीकर। प्रधानमंत्री की शपथ लेता है, एक या दो? तो पहले मेंबर तो था ये। जब ये मेंबर था तो इस मेंबर को शपथ दिलाई। जब ये मेंबर था उसको क्या दिलाई? शपथ दिलाई। बिल्कुल दिलाई। तो एक शपथ लेता है। बिल्कुल एक से काम कर गया। अब की बात पीसीएस का एग्जाम सबको देना है। पीसीएस जरूर, क्योंकि इसमें अटेंड काउंट नहीं होते बिल्कुल भी। पीसीएस का बढ़िया मेहनत से दोगे नहीं दोगे? या ऐसी आराम में राम की तरह रहोगे? पीसीएस दिया था पहले भी दिया। अब लोकसभा के बारे में अभी लेंगे, लोकसभा के बारे में तो समझ आया। लोकसभा स्पीकर का हमने जनरली सारा पढ़ लिया। अभी आएगा सेंसर मोशन। हाँ तो आएगा, अभी तो आगे तो आएगा। अभी तो प्रस्ताव बहुत सारे हैं तो जनरली इसके साथ हुआ। निंदा करने वाली निंदा करता हूँ, अपोजिशन वाले क्या करें? निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दे निंदा। निंदा प्रस्ताव पास होने से कोई इस्तीफा नहीं देगा, ऐसे कैसे नहीं? हाँ बिल्कुल अपोजिशन आ जाते हैं। बिल्कुल बहुत सारी संविधान में ऐसी तो लिखी गई है। तभी तो कहा गया संविधान क्या है? एक रद्दी की टोकरी है। तो तुम कुछ भी तो पढ़ता है करो, कुछ भी क्या बात कर रहे हो? चलो हाँ लोग ढूंढना किसी में मिलेगा शुरू में स्टार्टिंग में जो एमएसपी का है ना, इसमें दे भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ना। क्लियर? अब लोकसभा के बारे में लिखें। सबसे पहले लोकसभा कैसा हाउस है? लोअर हाउस। किस आर्टिकल में आता है लोकसभा? 81। लोकसभा को लोकसभा नाम कब दिया गया? लोकसभा को लोकसभा नाम कब दिया गया? 1954 में। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था बेटे? 5 साल। द टेन्योर ऑफ लोकसभा कितने बेटे? 5 साल।
अब यहाँ एक प्रश्न कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष। वेरी गुड। रिलेटेड 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। बिल्कुल। तो खत्म हुए 42 अमेंडमेंट है। हमारे संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन इसी के द्वारा हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया है। क्या कहा गया इसे? भारत का लघु संविधान। किसने कहा? किसने कहा था? इसी ने। आओ देखो बेटे, नेक्स्ट 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा वापस लोकसभा का कार्यकाल कितना हो गया? 6 से 5 हो गया। आर्टिकल 85 का 2, आर्टिकल 85 का 2